मैं प्रारंभ होना चाहता हूं। कहां से चाहे जहां से शुरू करो। मैं स्वयं डीएम साहब बिहार में अवतार लेना चाहता था, किंतु कुछ तकनीकी कारणों से ऐसा संभव नहीं हो सका। आप देखिए, अवतार लेने का मन करता है जहां महिलाओं के बोर्ड लगे हैं, वहां कौन बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अच्छा, कभी डीएम साहब आपने सोचा, कभी आपने गंभीरता से सोचा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र ही क्यों रमन्ते देवता, अन्यत्र क्यों नहीं रमन्ते देवता? यत्र सूर्य कुमार पांडे रमन्ते तत्र क्यों नहीं रमन्ते देवता? देवताओं के अपने अपने कैरेक्टर होते हैं, वही निवास करते हैं। लेकिन मैं तो इतना सा कहना चाहूंगा मित्रों, नारी अगर शक्ति है, क्या बात, नारी अगर शक्ति है तो पुरुष सहन शक्ति है। तालियां वालियां डीएम साहब ने नहीं बजाई है, देखो इसका मतलब ये मेरे अनुभवों से सहमत है। मैं तो अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं डीएम साहब, पुरुष अगर सहन शक्ति है। लेकिन मैंने देखा कुछ झारखंड में कुछ व्यक्ति शक्ति कपूर भी हो गए। ऐसा होता रहता है। 5-7 मिनट का समय है मेरे पास, मैं शुरू होने का प्रयास करता हूं। बात जहां आप तक पहुंचे तो मैं पूरे सदन का मन चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा। सुनील मिश्रा जी ने बहुत अच्छा गाया। मिश्रा जी जहां कहीं हैं, परमात्मा उन्हें सुखी रखे। एक बात को 17 बार रगड़ता है शास्त्रीय संगीत का गायक, मैं पिया मिलन को जाऊं, पिया मिलन को जाऊं, पिया मिलन को जाऊं, पिया मिलन को जाऊं। इतने में एक श्रोता खड़ा होके बोला भाई साहब इतनी देर में तो जाके भी आ लेते। अब ये शास्त्रीय संगीत वालों के साथ प्रॉब्लम हो गया। मिश्रा जी बहुत अच्छा गाते हैं, मैंने तो कई बार देखा, बहुत गंभीरता से देखा कि आंख बंद करके गा रहे थे। मैंने अभी पीछे मिश्रा जी से पूछा, मिश्रा जी आप आंख बंद करके क्यों गा रहे थे? बोले यार मुझे श्रोताओं की पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती है। हाँ खींच ले, इसका दुरुपयोग मत करना। कहीं ऐसा नहीं हो कि सर तो मेरा रहने दे और धड़मल्ली का शेरावत का लगा दे, कपड़े वो उतारे और बदनामी मेरी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बहुत खानदानी आदमी हूं। मैं स्टार्ट होना चाहता हूं, प्रारंभ होना चाहता हूं, देश की राजनीति से बात प्रारंभ करता हूं। बात जहां आप तक पहुंचे, पूरा सदन पूरे व्यंग विद्रुपता और विसंगतियों पर मुझे आशीर्वाद देगा। बहुत कम समय, लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। वो एक बार मैंने, हमारे प्रधानमंत्री जी कितने सरल सीधे सच्चे आदमी हैं, इतने सीधे सच्चे आदमी हैं कि नाव में बैठकर जा रहे हों और गलती से नाव में एक छेद हो जाए तो ये पानी निकालने के लिए बगल में ही दूसरा छेद कर देते। बात आप तक पहुंच रही है, बात का आनंद ले रहा। वो एक बार मैंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से पूछा, मैंने कहा सर दो कितने होते हैं? वो बोले होते तो 4 हैं, पर एक बार सोनिया जी से कंफर्म करूंगा। ताली वाली मिलके बजा दीजिए जरा। मैंने कहा सर दो तो 5 होते, बोले नहीं 4 होते। मैंने कहा सर 5 होते, बोले नहीं 4 होते। मैंने कहा सर 5 होते, बोले तुमसे कौन कह रहा था? मैंने कहा सोनिया जी। बोले फिर तो होते होंगे, फिर तो होते होंगे। अभी एसडीएम साहब कह रहे थे कि इस चीज के डॉक्टर है, हमारे विष्णु भाई डॉक्टर हैं, इन्होंने शोध किया है। और शोध का जो नाम है मित्रों, मैं चाहूंगा आप विष्णु भाई के लिए सम्मान बजाएं। प्रेम प्यार का कवि है। इन्होंने जिस विषय पर शोध किया है वो है नागिन का प्यार और डॉक्टर का बदला। शानदार डॉक्टर, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। आपके मस्तक से बाल ऐसे लुप्त हो गए जैसे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के बाद में मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यताएं लुप्त हो गई। मैं बात कर रहा था प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री जी इतने सीधे सच्चे आदमी हैं, बात आप तक पहुंचेगी। बात बहुत बारीक है, लेकिन पहुंच जाए तो मुझे बताना आप तक पहुंच गई है। वो एक पत्रकार ने माननीय सिंह साहब से पूछा, बोले सर आप ये बताएं आप किस चीज के डॉक्टर हैं? जी तो सिंह साहब बोले भाई डॉक्टर तो मैं अर्थशास्त्र का हूं, लेकिन जब से गठबंधन सरकार चला रहा है वो अपने आप को जानवरों का डॉक्टर समझने लगा। अब ये तय
प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है, ऐसा नहीं है साहब प्रधानमंत्री की स्थिति है। वो सोनिया जी के साथ में भी बड़ी अजीब समस्या है, बात का आप लोग आनंद लेगा। मैंने मंच पर एक प्रयोग किया, काव्येषु नाटकम रम्यम, मेरी कविता में आप लोग नाटकीयता का आनंद ले सकते हैं, मजा ले सकते हैं। सोनिया जी बहुत ही कठोर माता है मित्रों, इतनी कठोर माता है, बात बिहार पूरे बिहार का आशीर्वाद चाहूंगा। इतनी कठोर माता है कि जिस उम्र में राहुल गांधी के हाथ में प्रेम पत्र होने चाहिए, उसी उम्र में उन्होंने कांग्रेस का घोषणा पत्र टिका दिया। और तालियां तो इस बात पर चाहूंगा कि जिस उम्र में राहुल गांधी को रानी मुखर्जी से बात करनी चाहिए थी, उसी उम्र में उसको ममता बनर्जी से बात करनी पड़ रही है। इतनी कठोर माता है। और सोनिया जी के भाषण का आप लोग आनंद लेंगे। सोनिया जी का भाषण, हमें सांप्रदायिकता के तूफानों का एक क्या लिखा, जमकर मुकाबला करना होगा, हमें इन तूफानों को रोकना होगा। इतने में उनका सेक्रेटरी घोषणा करता है, बोले सभा कैंसिल की जाती है। अब बात का आनंद लेना है कि श्रोता का आशीर्वाद चाहूंगा। लोगों ने कहा सभा तो बहुत अच्छी चल रही थी, तुमने कैंसिल क्यों कर दी, क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है यार, भाषण का पन्ना उड़ गया था। अभी वो दिल्ली में भाषण देते, भाषण बड़ा सीरियस था, लेकिन लोग हंस रहे थे, मजा ले रहे थे। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा, सेक्रेटरी ये हमारा भाषण तो बहुत सीरियस है, लेकिन ये हमारे भाषण पे हंस क्यों रहे हैं? सेक्रेटरी ने कहा, मैडम कोई खास बात नहीं है, बस आपने रामनवमी का भाषण 26 जनवरी पे पढ़ दिया। अब इस बात पर जो है कि श्रोता मंच का भी ध्यान चाहूंगा। बोले ये हमारा भाषण तो आधे घंटे का था, ये 2.5 घंटे का कैसे हो गया? बोले कुछ नहीं, चारों फोटोकॉपियां साथ में ही लग गई थी। अब ऐसा नहीं है कि साथ समस्या माननीय मनमोहन सिंह जी के साथ हो, सोनिया जी के साथ हो। वो पिछले दिनों सोनिया जी ने किया माननीय अटल जी को फोन। अटल जी आजकल जानते हैं मनाली में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, अपने पुरानी कविताओं को रिवाइज करते हैं, पुराने हिंदी गानों को सुनते हैं। मैंने उनकी एक मशहूर कविता का प्रयोग अपनी इस कविता के अंत में किया। बात आप तक पहुंचा, आपने अटल जी को बहुत सुना होगा, मैंने बहुत पहले उन्हें सुनाई थी तो बड़ा आशीर्वाद मिला था। अटल जी को सोनिया जी का फोन, और होली का माहौल आप लोग आनंद लेना मित्रों। होली में थोड़ा सा आदमी में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि होली पर आदमी का मन मनमोहन सिंह, काया कलमाड़ी और दिमाग दिग्विजय सिंह हो जाता है। तब बात का आप लोग आनंद लेना। सोनिया जी ने फोन किया, नमस्कार सर, आजकल कैसे चल रहा है, टाइम कैसे पास हो रहा है? तो माननीय अटल जी बताते हैं सोनिया जी को आजकल टाइम कैसे पास कर रहे हैं। बात पूरे सदन का ध्यान चाहूंगा। माननीय अटल जी, सोनिया जी, कोई उमंग नहीं जीवन में, कोई उमंग नहीं जीवन में, तन में, मन में और घुटनन में। बोले सर फिर टाइम कैसे पास हो रहा? बोले कुछ नहीं, बैठ मनाली के आंगन में, रेस्ट हाउस के बात किचन में, बेमन से बेसन के पकौड़े बनाता हूँ, गीत वही गाता हूँ, गीत वही अब हुआ कैसा, पिछले दिनों ओबामा साहब हिंदुस्तान आए, उन्होंने हिंदुस्तान की स्थिति को लेकर एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ओह मैन, तुम्हारा country health development नहीं करने को सकता है। अब तुम देखो, वर्ल्ड को स्पीड देने के वास्ते सबसे पहले टायर 2 का निर्माण अमेरिका ने किया। संसार को गति देने के लिए सबसे पहले टायर 2 का निर्माण अमेरिका ने किया। अब हिंदुस्तान की ओर से माननीय लालू प्रसाद यादव जवाब देते हैं। अगर आपको ये लगे कि जवाब लालू जी दे सकते हैं तो एक श्रोता मुझे आशीर्वाद देगा। लालू जी बोला, संसद के ओबामा, तुम भोट को भेड़ देने के वास्ते एक तो टायर 2 बनाए हो, हम उमा पंचर करने के लिए सुई बना दिए। भारत का कोई जवाब है? भारत चमत्कारों का मुल्क है। मैं कुछ गंभीर बातें भी करूंगा मित्रों। अभी हमारे देश में घटना हुई, वो पाकिस्तान ने की, हमारे सैनिकों का सर ले गया, पाकिस्तान काट कर सर ले गया। मैंने एक बहुत पॉजिटिव बात निकालने का प्रयास किया कि क्या किया होगा पाकिस्तान के आतंकवादी अथवा सैनिक जिन्होंने भी वो सर काटा होगा। बात पर आपकी चेतना चाहूंगा। मैं आपका 1-2 मिनट और लूंगा क्योंकि समय की सीमा समझता हूं। उस पाकिस्तान के सैनिक ने भारतीय सैनिक का सर अपने हाथ पर रखा होगा
और अपनी मां से कहा होगा, मां ये देख हिंदुस्तान के सैनिक का सर है जो कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। और जो घटना झारखंड में घटित हुई, मेरे युवा भाई यहां बैठे, मैं इनके लिए बोलना चाहता हूं, ये धरती बहुत ही पावन और पवित्र धरती है। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं कि हमें कैसा होना चाहिए, हम कैसे हो गए हैं कि कभी सलमान की बॉडी, कभी धोनी के बालों के लिए मर गए, कभी सलमान, पूरे सदन की चेतना चाहता हूं, कभी सलमान की बॉडी, कभी धोनी के बालों के लिए मर गए, कभी चेहरे, कभी चालों, कभी गालों के लिए मर गए होंगे। जो कहीं भगत सिंह सोचते होंगे यही, यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए, हम भी किन सालों के लिए मर गए, हम भी किन सालों के लिए मर गए। और मित्रों, मैं यहाँ के मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मीडिया बहुत ही जानदार है, प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है। मैं अंतिम 2 मिनट का समय लेकर आपकी चेतना चाहूंगा। मीडिया का कोई जवाब नहीं है, प्रिंट मीडिया ने तो आज भी मूल्यों को बचाया हुआ है। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करना चाहता हूं मित्रों। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैसा है, जब हमें प्यास लगती है तो हमें कोको कोला के विज्ञापन दिखाते हैं, जब हमें भूख लगती है तो विश्व सुंदरियों की शादी का कवरेज दिखाते हैं, और जब हम पहनने को कपड़ा मांगते हैं तो ये सानिया मिर्जा की स्कर्ट पर बहस छेड़ देते हैं। तब जाकर मुझे मीडिया के लिए बोलना पड़ता है। आप लोग आनंद लेंगे और पूरी मस्ती के साथ मुझे विदा करेंगे। मेरा एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर है सर, माननीय डीएम साहब, वो एक फिल्म अभिनेत्री का इंटरव्यू ले रहा है। कितना धार्मिक और शानदार इंटरव्यू वो न्यूज चैनल का रिपोर्टर लेता है, आपने कई बार देखा होगा। आप लोग आनंद लेंगे। नमस्कार मैम, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। हमारी जनता के लिए पहला सवाल मेरा आपसे ये रहा, आप मां बनने वाली हैं, आपको सबसे पहले कब और कैसे पता चला कि आप मां बनने वाली हैं? अब अभिनेत्री का जवाब देखें। अभिनेत्री बोलती है, सर्वेश, अभी 10 मिनट पहले मुझे आपके न्यूज चैनल से जानकारी मिली। जी आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। मां बनना हर औरत का सपना होता है। जाहिर है मुझे भी अच्छा लग रहा होगा। मुझे और अच्छा लगता अगर मेरी शादी हो गई होती। क्या आपकी शादी नहीं? हमने तो सुना था कि आपने लंदन में किसी डॉक्टर से शादी कर ली। अब व्यंग देखिए और व्यंग पर आपकी चेतना चाहूंगा। हमने तो सुना था कि आपने लंदन में किसी डॉक्टर से शादी कर ली। अभिनेत्री बोली, जी वो शादी भी मीडिया नहीं करवाई थी। सबसे पहले मीडिया ने मेरा कन्यादान किया, उसके बाद मेरी जानकारी के बिना मुझे मां बनाकर इतना मान दिया, और देख लेना एक दिन मेरा पिंडदान भी मीडिया ही करेगा। ये मीडिया होता है ना। इस वक्त का मीडिया ऐसा है, उस वक्त का मीडिया ऐसा होता था। मैं संजय हूं मित्रों। अभी अफजल को फांसी दी गई। मैं इन आतंकवादियों की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, रेस्पेक्ट करता हूं आतंकवादियों का, क्योंकि आतंकवादी नहीं है, वो महात्मा है जो पलक झपकते ही आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। अफजल को फांसी दी गई। मैंने वो दृश्य देखा था, अफजल को किस प्रकार से फांसी दी गई। मैं देख सकता हूं, देखने का अधिकारी हूं, क्योंकि मैं संजय हूं। और वो संजय जो महाभारत देख सकता था, क्या ये महान भारत नहीं देख सकता? अफजल की फांसी के दृश्य का आनंद लेंगे। अफजल ने उस जल्लाद से कहा, माय डियर जल्लाद, आई एम अ सीनियर टेररिस्ट। मैं एक वरिष्ठ आतंकवादी हूं। मैं तुझ जैसे तुच्छ जल्लाद के हाथों फांसी नहीं चढ़ना चाहता। तो जेलर बोला, रे तुझे मारने के लिए हम वरिष्ठ जल्लाद कहां से लाएं? व्यंग पर आपकी चेतना चाहूंगा कि तुझे मारने के लिए हम वरिष्ठ जल्लाद कहां से लाएं? अफजल बोला, मैं बताता हूं, ऐसा करें आप पार्लियामेंट जाएं, वहां तेरे और मेरे दोनों के बाप मिलेंगे। अब एक वरिष्ठ नेताजी को लाया गया, बिल्कुल श्वेत धवल स्निग्ध वस्त्रों में अफजल को फांसी देने के लिए आया। उसने अफजल से पूछा, रे अफजल, अब तुम्हें मैं फांसी दूंगा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। बोले, पूरी करोगे? बोले, हाँ, मरने वाले की हर अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, तुम बोलो। अफजल बोला, फिर ऐसा करो, मेरी जगह तुम फांसी पर चढ़ जाओ। बोले, क्यों तुम्हारी जगह मैं फांसी पर क्यों चढ़ जाऊं? और पूरे सदन की चेतना के साथ अपने भावों को विराम देता हूं, मैं तुम्हारी जगह फांसी पर क्यों चढ़ जाऊं? अफजल बोला, इसलिए कि मैंने तो केवल ईंट और पत्थर के। बहुत अच्छी बात है।
सर्वेश जी कल सुबह हमारे घर आ गए, छोटी सी घटना बता करके एक छोटी सी तरीका से अपनी बात शुरू भी करूंगा, समाप्त भी कर दूंगा। कल सुबह हमारे घर आ गए, मुकुल भाई चलना है कल सम्मेलन में। हमने कहा कल चलना है, शाम को ट्रेन है, आप तो सुबह सुबह आके कहने गए। हम समझ गए कि हमारे घर किस लिए आए हैं, सुबह सुबह नाश्ता करने आए हैं। मैंने इनको ड्राइंग रूम में बैठा दिया। मैंने पत्नी से कहा इनके लिए कुछ बना के लाओ। पत्नी ने हलवा बनाया इनके लिए, एक प्लेट में हलवा लेकर के आई, सर्वेश जी को दिया कि लीजिए हलवा खाइए। सर्वेश जी ने प्लेट उठाई, चम्मच उठाया, थोड़ा सा हलवा जमीन पे गिरा दिया। फिर प्लेट उठाई, चम्मच उठाया, थोड़ा सा हलवा जमीन पे गिरा दिया। तीसरी बार फिर प्लेट उठाई, चम्मच उठाया, थोड़ा सा हलवा जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर मेरी पत्नी ने कहा सर्वेश जी आप ये क्या कर रहे हैं, मैंने हलवा आपको खाने के लिए दिया, आप जमीन पर क्यों गिरा रहे हैं। तो सर्वेश भाई ने कहा कि भाभी जी इस हलवे पर एक चींटी चल रही है, मैं उसे हटा रहा हूं। तो मेरी पत्नी ने कहा कि चींटी हलवे पर नहीं, आपके चश्मे के फ्रेम पे चल रही है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। सर्वेश जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। चलिए मैं 4 पंक्तियों से, बहुत समय बहुत कम है और 10 मिनट मिला है, मैं 4 पंक्तियों से एक छड़का से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। हाँ, एक बार अखबार में पढ़ा था कि एक उल्लू को लकवा मार गया। लकवा को हिंदी में पैरालिसिस कहते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। तो आगे उस उल्लू का क्या हुआ, अखबार वालों ने फॉलो अप में कुछ नहीं बताया, तो मैंने शोध किया कि उस उल्लू का क्या हुआ। दृश्य देखिएगा कि एक भारतीय उल्लू को, दिमाग में यह रखिएगा कि उल्लू भारतीय है, उल्लू भारत में ही पाए जाते हैं जी मुकुल जी, विदेशों में आउल होते हैं। एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया, टेढ़ा होते होते यमलोक सिधार गया। टेढ़ा होते होते यमलोक सिधार गया। यमराज ने उल्लू का खाता उठाया, सबका पाप पुण्य हिसाब किताब लिखा रहता है। यमराज ने उल्लू का खाता उठाया, काफी देर तक जोड़ा घटाया, फिर यमदूतों को आवाज लगाई, ये गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई, आपको नहीं कह रहा हूँ। नहीं आप अपने लिए कह रहे हैं। नहीं, देखने में होने में अंतर होता है। फिर यमदूतों का आवाज लगाई, ये गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई, फौरन इसका लकवा हटाओ, सीधा करके इसे वापस इंडिया पहुंचाओ। यमदूत बोले हुजूर लकवा तो हट जाएगा, पर टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, जो हमारे देश की व्यवस्था है, पर टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा। यह सुनकर उल्लू बोला हुजूर चिंता मत कीजिए। अब देखिए उल्लू के माध्यम से अगर व्यंग अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। यह सुनकर उल्लू बोला हुजूर चिंता मत कीजिए, मुझे तो बस जाने की आज्ञा दीजिए। अरे माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, वाह, माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, पर उल्लू सीधा करना हमारे यहाँ बाएं हाथ का खेल है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। इस तरह की स्थितियां होती है। और हमारा 4.5 मिनट बचा हुआ, मैं छोटी सी कविता सुना करके, जैसा सर्वेश जी ने कहा था सरकारी अस्पताल की कविता, बहुत छोटी सी कविता, आपको दृश्य दिखेंगे, आनंद आएगा। एक बार 10-12 लोग तालियां बजा दीजिए, मेरा काम हो जाए। पंडित जी वाह वाह वाह, दृश्य है, देखिए सरकारी अस्पताल आप सब लोगों ने देखा है। हम तो यूपी से आए हैं, यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हुई हैं। आदरणीय अनु जी ने भी कहा था हमारे प्रदेश के बारे में, मान्यवर के बारे में। तो हमारे यहाँ तो असल में क्या है कि बहन जी आई थी, इतना ज्यादा सिस्टराइजेशन हो चुका है हमारे प्रदेश का। सिस्टराइजेशन, आए हाय आए हाय, वाह वाह वाह। तो अब मैं किसी को बहन कहता ही नहीं। मैं 4 पंक्तियां बताता हूँ आपको, मैं किसी को बहन क्यों नहीं कहता। माना कि बहन का रिश्ता खास होता है, माना कि बहन का रिश्ता खास होता है, लेकिन आजकल किसी को बहन कह दो तो उसे दलित होने का एहसास होता है। वाह क्या बात है, वाह वाह। तो हमारा तो इतना ज्यादा बहनीकरण हो चुका है, तो मैं सबको माता कहता हूँ और जो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बहन नहीं कहता हूँ। चलिए एक छोटी सी स्वागत है। सरकारी अस्पताल है, दृश्य देखते रहिएगा। सरकारी अस्पताल आप सब लोग देख चुके हैं। स्वागत कैसा, हम एक सरकारी अस्पताल में एडमिट हो गए। हम एक सरकारी अस्पताल में एडमिट हो गए, जनरल वार्ड के बेड नंबर 4 में फिट हो गए। क्या बात है। हम एक सरकारी अस्पताल में एडमिट हो गए, जनरल वार्ड के बेड नंबर 4 में फिट हो गए। हमने बेड नंबर 3 वाले से जिज्ञासा जताई, तुम यहाँ कब से एडमिट हो भाई। ये सुनकर बेड नंबर 3 वाला मुस्कुराया, बोला मैं पैदा होने के बाद डिस्चार्ज ही कहाँ हो पाया।
आए है सब बहुत बढ़िया जगह होते सरकारी अस्पताल। हाँ, अंदर कभी मत जाना, बाहर से देखना जरूर। हाँ, यह सुनकर बेड नंबर 3 वाला मुस्कुराया, बोला मैं पैदा होने के बाद इससे आज ही का हो पाया। हमने कहा कमाल है। वो बोला क्यों, तुम्हें नहीं पता ये सरकारी अस्पताल है? वो बोला तुम्हें नहीं पता ये सरकारी अस्पताल है। इतना सुनकर मैं तो सिर्फ डर गया, हाँ, इतना सुनकर मैं तो सिर्फ डर गया, लेकिन हमारी वार्तालाप सुनकर बेड नंबर 2 वाला दहशत में मर गया। ओए होए, ओए होए, वाह वाह। अब देखिए अपने देश में ऐसे भी मरा जा सकता है, कितनी वैरायटी है मरने की। यह सुनकर बेड नंबर 2 वाला दहशत में मर गया। अब तो हम और भी ज्यादा भयग्रस्त हो गए, कंबल ओढ़कर हनुमान चालीसा पढ़ने में व्यस्त हो गए। क्या बात है, वाह वाह। अब तो हम और भी ज्यादा भयग्रस्त हो गए, कंबल ओढ़कर हनुमान चालीसा पढ़ने में व्यस्त हो गए। अब दृश्य देखिएगा कि इतने में अस्पताल का वार्ड बॉय आया। इतने में अस्पताल का वार्ड बॉय आया, मुझे एक स्ट्रेचर पर लिटाया। मैंने कहा मित्र हमें कहाँ ले जाना है? मैंने कहा मित्र हमें कहाँ ले जाना है? वो बोला चुप रहो, तुम्हारा पोस्टमार्टम करवाना है। बहुत बढ़िया जगह है। वो बोला चुप रहो, तुम्हारा पोस्टमार्टम करवाना है। मैंने उछलकर जिंदा होने का सबूत पेश किया। आजकल अगर आप जिंदा हैं तो आपको उछलना पड़ता है, भैया मैं भी हूँ। मैंने उछलकर जिंदा होने का सबूत पेश किया। इस पर वार्ड बॉय ने मेरी तरफ फेस किया, व्यंग उठाइएगा। इस पर वार्ड बॉय ने मेरी तरफ फेस किया, बोला आदमी हो कि दरिंदा हो? वाह, बोला आदमी हो दरिंदा हो, सरकारी अस्पताल में अभी तक जिंदा हो। हाय हाय, हाय हाय, वाह वाह, क्या कहने भाई, वाह मुकुल भाई, वाह 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 वाह। और बोला आदमी हो दरिंदा हो, सरकारी अस्पताल में अभी तक जिंदा हो। हमारी आत्मा सरकारी तंत्र में भटक रही थी, हमारी आत्मा सरकारी तंत्र में भटक रहे थे। इतने में हमने देखा बेड नंबर 5 के कंबल से एक छोटी सी पूंछ लटक रही थी। क्या बात है, बिल्कुल असली घटना। हाँ। हमने देखा बेड नंबर 5 के कंबल से एक छोटी सी पूंछ लटक रही थी। हम जिज्ञासा का एवरेस्ट चढ़ गए, हम जिज्ञासा का एवरेस्ट चढ़ गए। अपने बेड से उतरकर बेड नंबर 5 तक बढ़ गए। हमने बेड नंबर 5 का कंबल धीमे से हटाया। अंदर लेटा हुआ कुत्ता, सर्वेश जी मुकुल भाई, आपको नहीं कह रहा हूं, अंदर लेटा हुआ कुत्ता हमें देखकर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। क्या बात है, वाह वेरी मीनिंगफुल स्माइल। वाह, कुत्ते की। अंदर लेटा हुआ कुत्ता हमें देखकर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। उसकी व्यंग भरी मुस्कुराहट ने हमें जता दिया कि यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। उसकी व्यंग भरी मुस्कुराहट ने हमें जता दिया कि यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। अब दृश्य ये दिमाग में रखिएगा कि मैं बेड नंबर 5 के कंबल के अंदर झांक रहा हूँ और मुझे ये नहीं पता है कि वार्ड में मेरे पीछे क्या हो रहा है। यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। इतने में हमारी आत्मा हिचकोले खाने लगी। तभी एक नर्स पीछे से इंजेक्शन लगाने लगी। हमारी आत्मा हिचकोले खाने लगी। तभी पीछे से एक नर्स मेरे इंजेक्शन लगाने लगी। मैंने नर्स से कहा क्या कर रही हैं सिस्टर? नर्स बोली कुत्ते बोलते नहीं है मिस्टर। हाय हाय, चलो स्वीकार किया इन्होंने। मैंने कहा क्या कर रही है सिस्टर? नर्स बोली कुत्ते बोलते नहीं है मिस्टर। मैं वहां से भागा। नर्स बोली बच गया भागा। बाय द वे सुई इसे ही लग जाती तो इतनी रात में अपने टॉमी के लिए मैं दूसरा इंजेक्शन कहाँ से लाती? बाय द वे सुई से ही लग जाती तो अब इतनी रात में अपने टॉमी के लिए दूसरा इंजेक्शन कहाँ से लाते? मैं वापस अपने बेड में धंस गया। मन बोला मुकुल महान तो यहाँ से भाग ले वरना फंस गया। क्या बात है, मुकुल महान तो यहाँ से भाग ले वरना फंस गया। मैंने ताम झाम समेटा सड़क पर आ गया। मुझे लगा कि जैसे कोई नई जिंदगी पा गया। वाह, क्या अब बात। देखिए बिना इलाज कराए भागे तो लग रहा है नई जिंदगी पा गए। अगर इलाज हो जाता तो भी नई जिंदगी पा जाते। तब नया जन्म पाते। मैंने ताम झाम समेटा सड़क पर आ गया। मुझे लगा कि जैसे कोई नई जिंदगी पा गया। मैं सड़क पर खड़ा खड़ा अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहा था और एक समझदार रिक्शा वाला मुझे नर्सिंग होम चलने के लिए पहुंच रहा था। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। देखिए अपनी कविता का सबसे अच्छा पोर्शन सुनाने वाला हूं। आप लोग थोड़ी सी तालियां दीजिएगा।
बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। मैं सड़क पर खड़ा खड़ा अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहा था और एक समझदार रिक्शा वाला मुझे नर्सिंग होम चलने के लिए पूछ रहा था। मैंने रिक्शे वाले से कहा, मित्र तुम्हारा कहना सही है। मैंने रिक्शे वाले से कहा, मित्र एक बात समझ में नहीं आती है। हमने जिज्ञासा जताई कि एक बात समझ में नहीं आई, मैंने पूछा ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। रिक्शा वाला बोला, बाबूजी, मैंने रिक्शा वाले से नहीं पूछा था कि तुम खाली हो कि नहीं है। रिक्शा वाला बोला, बाबूजी आपके चेहरे की दहशत बता रही है कि सवारी जिंदा बचकर सरकारी अस्पताल से ही आ रही है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। रिक्शा वाला बोला, बाबूजी आपके चेहरे की दहशत बता रही है कि सवारी जिंदा बचकर सरकारी अस्पताल से ही आ रही है और सरकारी अस्पताल से जिंदा बचे लोग नर्सिंग होम ही जाते हैं। यहाँ तक कि अपने देश के प्रधानमंत्री भी नर्सिंग होम में ही इलाज कराते हैं। मैंने रिक्शे वाले से कहा, मित्र तुम्हारा कहना सही है, पर देश का हर आदमी प्रधानमंत्री की हैसियत का नहीं है, क्योंकि इस देश का गरीब, अंतिम 4 पंक्तियां हैं, इस देश का गरीब आज भी किस्मत की डायलिसिस पर उम्मीद के सहारे जीता है। बहुत अच्छे। इस देश का गरीब आज भी किस्मत की डायलिसिस पर उम्मीद के सहारे चलता है। उसे बचाने के लिए प्रधानमंत्री की योजना से कभी कोई डॉक्टर नहीं निकलता है और इस देश के गरीब अपनी गरीबी का इसी तरह प्रायश्चित करते रहते हैं और किसी सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में 1 रुपए के पर्चे पर चुपचाप मरते रहते हैं, चुपचाप मरते रहते हैं, चुपचाप मरते हैं। बहुत अच्छी व्यंग्य रचना भाई मुकुल महान ने सुनाई। एक बार उनके लिए और अच्छी तालियां होनी चाहिए, क्योंकि मंच का जो धर्म है वो अपना निभा रहा है। आपका धर्म आप भी निभा रहे हैं, लेकिन ये धर्म अगर पूरी मजबूती से निभाया जाए। मैं 2 पंक्तियां कुंवर बेचैन की कहता हूँ, आप और जागरूक बनिए, और ज्यादा जागरूक बनिए। कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चल रहा है, इसके आप बराबर के हिस्सेदार हैं। कुंवर बेचैन जी कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे, डीएम साहब, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को 1 पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे। तो ये दूसरा पांव बहुत मजबूत है। ये पांव जनता का है, ये जमीन दिनकर की है। यहीं से कहा गया था कि सिंहासन छोड़ो कि जनता आती है। और परिवर्तन हुए, बड़े परिवर्तन हुए। दिनकर जी ने जहां पर सूरज धर्मी कविताएं कही, जहां पर चेतना का संचार किया, वहीं पर गौतम बुद्ध और महावीर ने मिठास भी वितरित की। यानी कि कंप्लीट सिनेरियो जो होना चाहिए व्यक्तित्व का, वो बिहार का है। यहाँ से प्रेम का रस भी फूटा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा प्रेम का रस भी फूटे। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है, विष्णु सक्सेना जी की है। विष्णु सक्सेना जी पेशे से डॉक्टर हैं, लखनऊ में डेपुटेशन पर आए थे। भगवान कसम सही घटना है, झूठ कभी नहीं बोलता हूँ। तो ये हमारे मोहल्ले में रहने लगे, कवि सम्मेलन में बहुत जाते हैं, भाभी जी नौकरी करती हैं। इन्होंने एक तोती पाल रखी, तो बोले सर्वेश मुझे कवि सम्मेलन में जाना है, अकेले रहता हूँ, इस तोती का क्या करूं। हमने कहा भाई साहब, मुकुल महान हमारे पड़ोस में रहते हैं, इनके घर में 2 तोते पले हुए हैं, उन्हीं के यहाँ छोड़ दो, जैसे उनको दाना पानी देते हैं आपकी तोती को भी दे देंगे। बोले नहीं नहीं, मुकुल महान का कैरेक्टर मैं जानता हूँ, तोते भी वैसे ही होंगे। तो हमने कहा नहीं, मुकुल महान बहुत सज्जन व्यक्ति, इनके तोते भी वैसे हैं। बोले देखूंगा। तो देखा, एक तोता गीता की श्लोक पढ़ रहा है, दूसरा रामायण की चौपाइयां पढ़ रहा है। तो विष्णु जी बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि हाँ छोड़ा जा सकता है। तो इन्होंने तोती पिंजरे में छोड़ दी। जैसे तोती पिंजरे में छोड़ी, एक तोते ने दूसरे को खोनी मारी, बोला पूजा पाठ बंद करो, दुआ कबूल हो गई। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब आपकी दुआ कबूल होने वाली है। हमारे मंच पर बहुत सारे तोते हैं, एक ही तोती है। मैं उस तोती को आपके सामने लाना चाहता हूँ। श्रृंगार की कवियत्री है, प्यार मनोहार की कवियत्री है, होली के गीत कहती है, बहुत मुलायम कवियत्री है, बहुत नाजुक मिजाज कवियत्री है। मैं 2 पंक्तियां मुकुल महान की कहना चाहता हूं, जो मुकुल महान ने रश्मि के लिए कही थी। मैं उनसे उधार लेकर रश्मि को आमंत्रित करना चाहता हूं कि रश्मि शाक्या आ गई, रश्मि शाक्या आ गई, रश्मि रथी के गांव।
पूरा बेगूसराय बहुत जोरदार तालियां बजाएगा। रश्मि शाक्या आ गई रश्म रथी के गांव, जैसे खिलती धूप में कोई शीतल छांव। मैं रश्मि शाक्या को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए। आप खूब जोरदार तालियों के साथ उनको आमंत्रित करें। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आप सभी लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं बिना कोई वक्त लिए सीधे सीधे अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत लो। ऐसा थोड़ी है साहब, एक बार ताली बजाइए। क्या इतने पंजाब मेल की रफ्तार में थोड़ी इनको जाने दिया जाए। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं अस्थाना जी। मैं 4 पंक्तियाँ उनके लिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि बहारों के हंसी मौसम में भौरे गुनगुनाते हैं। क्या बात है। बहारों के हंसी मौसम में भौरे गुनगुनाते हैं। चमन को लूटते हैं की चुराते हैं। क्या बात है, वाह वाह। मगर ये रूप की नगरी है आना तुम संभल करके। मगर ये रूप की नगरी है आना तुम संभल करके। यहाँ ऋषियों फकीरों के भी संयम टूट जाते हैं। यहाँ ऋषियों फकीरों के भी संयम टूट जाते हैं। और 4 अगर रश्मि जी माफ कीजिएगा, कानून ऐसा बना दिया है जज साहब ने कि अब तो हम लोग देख भी नहीं सकते, तो संयम कैसे टूटेगा हमारा। हम लोग परमानेंट हेलमेट लगाएंगे आंखों के ऊपर। उसको कहते हैं 354D। आप लोग याद रखिएगा, देखना मत, आंखें बंद करके सुनो, नहीं धारा लग सकती है। 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ती हूँ, आपसे जोड़ने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। सभी को हाल दिल अपना सुनाया हम नहीं करते। अच्छा। सभी को हाल दिल अपना सुनाया हम नहीं करते। समंदर के किनारे घर बनाया हम नहीं करते। मिला जो प्यार से हमसे उसी के हो लिए हैं हम। मिला जो प्यार से हमसे उसी के हो लिए हैं हम। मोहब्बत में किसी को आजमाया हम नहीं करते। डीएम साहब सुनो। मोहब्बत में किसी को आजमाया हम नहीं करते। कहीं ये नहीं लिखा है कि इधर बैठे हुए लोग ताली नहीं बजा सकते हैं। कम से कम एक बार आप पूरा सदन मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आगे तक आगे पास कर सकूं। ये तो आशीर्वाद देने को उतर आए तो यहाँ से जा नहीं पाओगे। 4 पंक्तियां और आपके बीच में पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरा दामन तेरी खुशबू से महकता है अभी। पूरी पंक्तियां तो सुन लीजिए। मेरा दामन तेरी खुशबू से महकता है अभी। मेरी आंखों में तेरा प्यार छलकता है अभी। यकीन नहीं तो पूछ लो हमारी सांसों से। यकीन नहीं तो पूछ लो हमारी सांसों से। मेरे सीने में तेरा नाम धड़कता है। मेरे सीने में तेरा नाम धड़कता है अभी। 4 पंक्तियां और आपके बीच में पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरा दामन। एक बार और धड़काना है। ये सब अपने नाम समझ रहे हैं। स्वागत, आगे बढ़िए। मेरी धड़कन मेरी चाहत की शरर तेरे लिए। मेरी धड़कन मेरी चाहत की शरर तेरे लिए। मेरी आंखें मेरी मासूम नजर तेरे लिए। तू मेरी जान से भी बढ़ के मेरे जान जहां। तू मेरी
मेरी सारी उम्र तेरे लिए। बहुत गीत पढ़ने से पहले कुछ पंक्तियां और आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। हम तो इकरार कर नहीं पाते, हम तो इकरार कर नहीं पाते और इनकार कर नहीं पाते। जिस पे मरते हैं हम दिलो जान से, जिस पे मरते हैं हम दिलो जान से, उससे इजहार कर नहीं पाते, उससे इजहार कर नहीं पाते। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तुम तो मेरे जहान लगते हो, तुम तो मेरे जहान तुम लगते हो, तो मेरे जहान लगते हो। ये जमी आसमान लगते हो, ये जमी आसमान लगते हो। जीना मुश्किल लगे तुम्हारे बिना, जीना मुश्किल लगे तुम्हारे बिना। मेरा दिल मेरी जान लगते हो, मेरा दिल मेरी जान लगते हो। और बहुत अच्छा आप सभी सुन रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मौसम के अनुकूल मैं गीत पढ़ूं, सुनिएगा। उसकी भूमिका के लिए मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ती हूँ, सुनिएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। कोई भंवरा कली को लुभाए तो समझो फागुन है। ये ऐसे कोई भंवरा कली को लुभाए तो समझो फागुन है। आईने में कोई मुस्कुराए तो समझो फागुन है। होठ पर गीत आँखों में हो याचना और मधुर मिलन की लिए कामना। कोई हौले से घूंघट उठाए तो समझो फागुन है। कोई क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। रंग होरी के, रंग होरी के हैं चटकीले रंगीले फागुन में। रंग होरी के हैं चटकीले रंगीले फागुन में। गीत का पहला बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कलियां लेती है अंगड़ाई, कलियां लेती है अंगड़ाई, फूलों में आई तरुणाई। क्या बात है, फूलों में आई तरुणाई। बूढ़े बरगद भी। पांडे जी, सुरमा पांडे जी, आपके लिए कहा, आपके लिए। बूढ़े बरगद भी हो गए रसीले रंगीले फागुन में। बूढ़े बरगद भी हो गए रसीले रंगीले फागुन में। रंग होरी के हैं चटकीले। बहुत अच्छा, दूसरा बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। वाह। पवन बसंती घुंघटा खोले, पवन बसंती घुंघटा खोले। आज कोयलिया मदन रस घोले, आज कोयलिया मदन रस घोले। बोल का गा के, बोल का गा के हो गए सुरीले रंगीले फागुन में। बोल का गा के हो गए सुरीले रंगीले फागुन में। रंग होरी के। ये भी श्रृंगार के श्रेष्ठ पंक्तियां आपके बीच में रखती हूँ, सुनिएगा। क्या बात है। किसने फेंका जाल सुनहरा, किसने फेंका जाल सुनहरा। यौवन पर है लाज का पहरा, यौवन पर है लाज का पहरा। नैन गोरी के,
रंगीले, फागुन में नैन गोरी के हो गए नशीले रंगीले, फागुन में रंग होरी के हैं। हाँ, और ये बंद खास तौर से आपके बीच में मैं पढ़ती हूँ। आपके हमारे घर के जो रिश्ते हैं, हाँ। उन्हें मैंने रंगों के माध्यम से परिभाषित करने की कोशिश की है। बंद सुनिएगा। स्वागत। सास का रंग जाना पहचाना, सास का रंग जाना पहचाना, रंग जठानी का मारे ताना। कुछ माताएं बहनें बैठी हुई हैं, ये बंद मैं उन्हें समर्पित करती हूँ। अच्छा। सास का रंग जाना पहचाना, रंग जठानी का मारे ताना, रंग जठानी का मारे ताना। छोटी ननदी के रंग नखरीले रंगीले, फागुन में छोटी ननदी के रंग नखरीले रंगीले, फागुन में रंग होरी के रंग देवर का। इसको भी इस बंद को भी समर्पित करो किसी को। ऐसा नहीं चलेगा, खाली माताएं बहनों को समर्पित। हम लोग क्या बाढ़ में बह के आए क्या? रंग देवर का करे छिड़खानी, रंग देवर का करे छिड़खानी, पिय का रंग करे मनमानी, पिय का रंग करे मनमानी। रंग मेरे बड़े शर्मीले रंगीले, फागुन में रंग मेरे बड़े शर्मीले रंगीले, फागुन में। और गीत का आखिरी बंद पढ़ के आपसे विदा लेना चाहती हूँ, सुनिएगा। जब हम प्रेम की बात करते हैं, सौंदर्य की बात करते हैं और खास तौर से इस होली की बात करते हैं, तो हाँ, राधा और कृष्ण की बात न करें तो सारा त्योहार अधूरा रह जाता है। मैं बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा जी। कान्हा ब्रज में खेले होरी, कान्हा ब्रज में खेले होरी, पाई अकेले करे बरजोरी, पाई अकेले करे बरजोरी। हुए राधा के बंधन भी ढीले रंगीले, फागुन में हुए राधा के बंधन भी ढीले रंगीले, फागुन में रंग होरी। ये देखो बरगद रसीला हो रहा है। बहुत अच्छा स्वागत है। अभी आपने देखा कि रश्मि अपना गीत सुना रही थी। अंतिम बंद में ये कृष्ण और राधा को लाए, वो अगर बंद आप ध्यान से सुने तो भगवान कृष्ण का तो नहीं था। इनके मोहल्ले में कोई कृष्ण कुमार रहता है, उसकी बात थी ये, और राधा इनका घर का नाम है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। होली आपको मुबारक हो धीरे धीरे करके। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं अपने भाई संतोष को, जिसने इन सारे कवियों को यहाँ पर बुलाया और कवि पूरी चेतना के साथ अपने काम को कर रहे हैं। जब ये श्रृंगार के गीत पढ़ रही थी तो संजय झाला ने झुक के मुझसे कहा, सर्वेश भाई तुम कुछ श्रृंगार वृंगार लिखते हो कि खाली हाथ से व्यंग्य करते हो? मैंने कहा नहीं, मैं श्रृंगार लिखता हूँ। बोले अच्छा, हिम्मत हो तो 4 पंक्तियां सुनाओ। तो मैं डीएम साहब 4 पंक्तियां आपकी तरफ से सुनाता हूं श्रृंगार की, ये पूरी मस्ती के लिए। और ये मैं रश्मि जी के लिए नहीं सुना रहा हूं, भगवान कसम उनके लिए नहीं सुना रहा हूं। सुनिए, मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए, मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। जुड़ना हमारे साथ, उल्लास देना है। बहुत बढ़िया कवि को आमंत्रित करने वाला हूं। मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर, वहीं पर रात हो जाए। पंचर हो सभी टायर।
ऐसी कामना जो मन में संजोए है लेकिन वो कर नहीं पाता, अखबार बेचने में लगा रहता है। एक बहुत बड़े अखबार के सर्कुलेशन मैनेजर हैं। सर्कुलेशन मैनेजर का काम होता है बेचना। मैं ये नहीं समझ पाया सर्कुलेशन का अर्थ बेचना कैसे होता है, लेकिन अखबार में सर्कुलेशन का अर्थ बेचना होता है। एक ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहा हूं जिसका नाम है राजेंद्र पंडित, एक बहुत बड़े अखबार का सर्कुलेशन मैनेजर, लेकिन हास्य का वो बहुत बड़ा थोक विक्रेता है। आप जोरदार तालियों से हरदोई की नगरी से हमने कवि इसलिए बुलाया कि हरदोई वो शहर है उत्तर प्रदेश का जहां पर नरसिंह भगवान ने अवतार लिया, जहां पर होलिका का दहन हुआ, जहां पर भक्त प्रहलाद की जमीन है, वहीं से हास्य का यह प्रहलाद जन्मा जिसको कोई भी विसंगति रूपी होलिका कुछ भी नहीं कर सकती। जोरदार तालियां राजेंद्र पंडित के लिए। वैसे हम खुद ही अपनी साइज का कर लेते, क्योंकि पहले हमारा माइक लगाने का ही काम था। वो कवि सम्मेलनों में इतना लगवाया कि हम कवि हो गए। अगले साल ये भी यहाँ कविता पढ़ते दिखेंगे आपको। जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि हमने 5 वेद पढ़े हैं, किसी में नहीं लिखा कि ताली बजाना पाप है। तो ये सब बड़े बड़े कवि हैं, इनके में ताली बजाओ चाहे ना बजाओ, ये सब राष्ट्र कवि हैं। हम धृतराष्ट्र कवि हैं। हमको दिखता नहीं है। आप ताली बजाएंगे तो हमको लगेगा कि अभी आप हैं, तो हमको डाउट होता है ऐसा तो नहीं हम बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं और सब लोग चले गए। जरा एक बार सारे लोग ताली बजा के एहसास दिलाइए, मजा पता नहीं इतने क्यों मंगवा लिए, इतना कम समय था। अब इसके जिम्मेदार हम हैं, बार बार कह रहे हैं कम समय है कम समय है। हम और मुकुल जी आ रहे थे, अब जल्दी 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 कैसे हम पढ़ सकते हैं। हम आ रहे थे तो हमको बरौनी में उतरना था, तो हमने मुकुल जी से कहा बीच में कोई स्टेशन आया, हमने कहा मुकुल जी देखो कौन सा स्टेशन है। इन्होंने खिड़की से झांका, बोले पुरुष प्रसाधन। जल्दी से देखो। हमने कहा कि या ऐसे तो आराम से पढ़ेंगे, आनंद के साथ सुनिएगा, हम बहुत बढ़िया कवि हैं, हमारे टक्कर का कोई कवि नहीं है। एक था वो मर गया, हम मरेंगे भी नहीं क्योंकि हम पैदा ही नहीं हुए। हमने अवतार लिया। ऐसे अवतारी पुरुष के लिए जरा जोरदार ताली बजाइए।